नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है स्टैनली जोनी के द्वारा। देखो, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय वर्ल्ड ऑर्डर बाइपोलर था। दो पोल थे उस समय ग्लोबल पॉलिटिक्स में। एक तरफ यूएसए और यूएसए के एलाई कंट्रीज और दूसरी तरफ यूएसएसआर और यूएसएसआर के एलाई कंट्रीज। लेकिन 1990 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। यूएसएसआर 15 टुकड़ों में बट गया। तो वर्ल्ड में एक ही पावर रह गई, यूएसए, यानी वर्ल्ड ऑर्डर यूनिपोलर हो गया। 1990s में यूएसए की डोमिनेंस ग्लोबल पॉलिटिक्स में बिल्कुल पीक पर थी। उस समय देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हो, सब में यूएस का दबदबा साफ तौर पर देखा जा सकता था। एग्जाम्पल्स इस प्रकार से हैं। 2001 में क्या हुआ, यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ। उसके बाद यूएसए ने इस अटैक का जवाब देने के लिए अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया ताकि तालिबान रेजीम को टोपल किया जा सके और अल कायदा, जो कि एक आतंकी संगठन है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। मतलब यूएसए ने वार ऑन टेरर डिक्लेयर किया और यूएसए के इस वार ऑन टेरर को इंटरनेशनल सपोर्ट भी हासिल हुई। 2 साल बाद 2003 में यूएसए ने इराक के ऊपर अटैक कर दिया सद्दाम हुसैन के रेजीम को टोपल करने के लिए। हालांकि देखो, यूएन ने समर्थन नहीं दिया था यूएस के इराक में इंटरवेंशन का। बावजूद इसके यूएस ने इराक के ऊपर अटैक किया क्योंकि यूएस का दबदबा था। इस वजह से कोई खास विरोध नहीं हुआ। लेकिन आज ग्लोबल सिचुएशन काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। देखो, 2019 में कम से कम 3 इश्यूज ऐसे हैं जिनसे ये जाहिर होता है अब वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर नहीं रह गया है और वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी इवेंट्स होती हैं उनकी आउटकम को शेप करने की यूएस की पहले जो पावर हुआ करती थी, आज के समय में वो पावर नहीं है। कौन कौन से ऐसे तीसरे इश्यूज हैं जिससे ये पता लगता है कि यूएस की जो पावर है वो डिक्लाइन हो रही है। पहला इश्यू देखो, अभी भी यूएस की कुछ फोर्सेस जो हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन यूएस जदोजहद कर रहा है कैसे न कैसे करके अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान से निकाला जाए और इसके लिए यूएसए तालिबान से भी डायरेक्ट नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार है और डायरेक्ट नेगोशिएशंस की भी हैं यूएसए ने तालिबान के साथ। देखो, आश्चर्य की बात यह है, 2001 में जब यूएसए ने अफगानिस्तान में इंटरवेंशन किया था तो बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि तालिबान रेजीम को तो हम टोपल करेंगे, इनके साथ कभी बातचीत नहीं करेंगे, अल कायदा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और बाद में भी यूएसए का यही स्टैंड रहा कि हम तालिबान के साथ कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन अब सिचुएशन ये आ गई है कि तालिबान के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशंस यूएसए कर रहा है। और पिछले साल तो देखो ऑलमोस्ट एग्रीमेंट हो ही चुका था। एग्रीमेंट ये हुआ था कि यूएसए अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान से लेकर जाएगा और बदले में तालिबान जो है अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। ये एग्रीमेंट होने वाला था, लेकिन तालिबान ने अफगानिस्तान में एक अटैक किया जिसमें यूएस सोल्जर की डेथ हो गई थी। उसके बाद ट्रंप ने तालिबान के साथ नेगोशिएशंस को रद्द कर दिया, लेकिन बाद में नेगोशिएशंस को रिज्यूम कर दिया गया। मतलब जल्द ही तालिबान के साथ किसी प्रकार का एग्रीमेंट हो सकता है यूएसए का। तो देखो, ये यूएसए की डिक्लाइन हो रही पावर का एक एग्जाम्पल है। जो यूएसए पहले बड़ी बड़ी बातें किया करता था, हम कभी बात नहीं करेंगे तालिबान के साथ, आज यूएसए पूरी तरह से डेस्परेट है कि कैसे ना कैसे करके हम अफगानिस्तान से निकल जाएं। लेकिन ये बात भी देखो किसी से छुपी नहीं है, अगर यूएसए फिलहाल अफगानिस्तान से निकलेगा तो अफगानिस्तान में किस प्रकार से जल्द ही तालिबान का राज आ सकता है। ये देखो ठीक वैसा ही होगा जैसा 1989 में हुआ था। 1989 में क्या हुआ था, यूएसएसआर की फोर्सेस जो पहले अफगानिस्तान में मौजूद थी और मोहम्मद नजीबुल्लाह गवर्नमेंट को समर्थन दे रही थी, लेकिन यूएसएसआर की फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़ के चली गई और अफगानिस्तान में अफगान मुजाहिदीन ने कुछ ही महीनों में कब्जा कर लिया अफगानिस्तान की सत्ता पर और मोहम्मद नजीबुल्लाह की जो गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स कर गई। अब भी ठीक वैसा ही हो सकता है, तालिबान का कब्जा हो सकता है अफगानिस्तान की सत्ता पर और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कोलैप्स कर जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे इशू की जिससे ये पता लगता है कि यूएस की पावर डिक्लाइन हो रही है।
देखो यूएस और ईरान के बीच टेंशन्स एक बार फिर से इमर्ज होकर आई जब यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह डिक्लेयर किया कि हम 2015 में साइन हुई न्यूक्लियर डील से बाहर आ रहे हैं। ट्रंप का प्लान ये था कि मैक्सिमम प्रेशर लगाया जाए ईरान के ऊपर सैंक्शंस की सहायता से और ईरान को मजबूर किया जाए न्यूक्लियर डील को रीनेगोशिएट करने के लिए और वो न्यूक्लियर डील यूएस के फायदे की हो। लेकिन देखो ईरान ने अभी तक मैक्सिमम रेसिस्टेंस परसेंट किया है, मतलब यूएस के प्रेशर के आगे घुटने नहीं टेके हैं ईरान ने यूएस के सैंक्शंस का जवाब दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में ब्रिटिश और यूएस के जो दूसरे अलाय कंट्रीज हैं जैसे जापान, उनके टैंकर को कैप्चर करके, ये देखो ये ईरान है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, यहाँ पे ब्रिटेन, जापान, कई देशों के ऑयल टैंकर्स को कैप्चर कर लिया गया ईरान के द्वारा। यूएस के एक ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया ईरान के द्वारा। सऊदी अरेबिया में ऑयल फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया ईरान के द्वारा। हालांकि देखो ईरान ने साफ तौर पर यह नहीं माना कि सऊदी अरेबिया में जो ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक हुआ वो हमने करवाया, लेकिन इतना तो साफ है कि सऊदी अरेबिया में अगर कोई ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक करवाएगा तो वो बिना ईरान के समर्थन के संभव नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन फिर भी यूएस कोई जवाब नहीं दे पाया ईरान को। जबकि देखो सऊदी अरेबिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएसए की है, बावजूद उसके यूएसए कुछ नहीं कर पाया। यूएसए ने सिर्फ और ज़्यादा सैंक्शंस लगाए ईरान के ऊपर। देखो वैसे तो कन्वेंशनल वार में यूएस की डोमिनेंस किसी से छुपी नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे ये पता लगता है यूएसए किसी देश में रेजीम को टोपल तो कर देता है, लेकिन उसके बाद स्टेबिलिटी नहीं ला पाता। लीबिया में जो गद्दाफी का रेजीम था, यूएसए और अलाय कंट्रीज ने वो रेजीम टोपल कर दिया और गद्दाफी को पकड़ लिया गया, लेकिन बाद में लीबिया में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई। यही हुआ इराक में और यही हुआ अफगानिस्तान में। मतलब कन्वेंशनल वार में तो यूएस की डोमिनेंस है, लेकिन बाद में जब गुरिल्ला वार स्टार्ट हो जाता है उस देश में तो उस वार को यूएसए खत्म नहीं कर पाता है। और अब ईरान को यूएसए जवाब नहीं दे रहा है, तो उसका एक रीजन एक्सपर्ट्स के द्वारा यह कहा जाता है अभी फिलहाल यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो वेस्ट एशिया में नए वार्स में उलझना नहीं चाहते, इसलिए वो ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं। देखो ईरान के साथ यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध नहीं चाहते हैं, वही तो बात है ना, क्योंकि यूएसए पोस्ट वार आउटकम को शेप नहीं कर पाता है। मतलब युद्ध स्टार्ट हो जाने के बाद यूएसए उस युद्ध को खत्म नहीं कर पाता है और उस युद्ध में उलझ के रह जाता है। तो यही तो एग्जाम्पल है कि यूएसए की जो पावर है वो डिक्लाइन हो रही है। अगर देखो युद्ध स्टार्ट होने के बाद यूएसए आउटकम को शेप कर पाता तो माना जाता ना यूएसए एक बहुत बड़ी पावर है, नहीं शेप कर पा रहा है पोस्ट वार आउटकम को, मतलब यूएसए की जो पावर है वो डिक्लाइन हो रही है। अब बात करते हैं तीसरे इशू की। तीसरा इशू देखो ये है नाटो क्यों इस्टेब्लिश हुई थी। हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, आपको याद होगा। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ का सामना करने के लिए नाटो का निर्माण किया गया था। सोवियत संघ तो डिसइंटीग्रेट हो गया 1990 में, लेकिन नाटो ऑर्गेनाइजेशन को डिसबैंड नहीं किया गया। लेकिन अब जाके नाटो में क्रैक्स आ गए हैं। टर्की ने यह धमकी दी है हम यूएसए के जो 2 बेस हैं हमारे देश में, उन बेस को बंद कर देंगे। इवन देखो यूएसए के मना करने के बावजूद टर्की ने नॉर्थ ईस्ट सीरिया में कुर्दिश ठिकानों पर अटैक किया। पहले वहां पे यूएस की फोर्सेस भी मौजूद थी। वर्चुअली टर्की ने मजबूर कर दिया यूएसए को कि वो अपनी फोर्सेस नॉर्थ ईस्ट सीरिया से लेकर जाए। और बाद में टर्की ने रशिया के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया कि टर्की सीरिया बॉर्डर पर एक बफर जोन क्रिएट किया जाएगा जिसे गार्ड किया जाएगा टर्की और रशिया के ट्रूप्स के द्वारा मिलकर। इस पूरी सिचुएशन में यूएसए कुछ नहीं कर पाया, यूएसए सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर देखता रहा। उसके बाद टर्की ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को परचेज किया। यूएसए ने बोला कि भैया अगर आप रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम को परचेज करोगे तो हम आपको F-35 स्टील्थ फाइटर प्रोग्राम में शामिल नहीं करेंगे, सस्पेंड कर देंगे, ये एयरक्राफ्ट हम आपको नहीं देंगे। टर्की ने बोला ठीक है आप मत दीजिए, अगर आप ये F-35 एयरक्राफ्ट हमें नहीं दोगे तो हम Su-57 जेट रशिया से खरीद लेंगे। तो कहने का मतलब ये है नाटो में स्प्लिट आ चुका है, टर्की और यूएसए अलग अलग रास्ते पर जा रहे हैं। और फिलहाल देखो नाटो को बनाया गया था
यूएसएसआर के अगेंस्ट और यूएसएसआर की लिगेसी को इनहेरिट किया गया रशिया के द्वारा। लेकिन ट्रंप जो हैं उनकी नज़दीकियां हैं रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के साथ, तो जो प्रायोरिटीज़ हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की और यूएसए की वो अलग अलग हैं। नाटो पहले की अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुआ है, नाटो की जो रेलेवेंस है वो काफ़ी कमज़ोर हुई है। तो ये 3 इश्यूज़ हैं जिनकी सहायता से हम ये कह सकते हैं 2019 का साल ऐसा रहा जो साबित करता है यूएसए की पावर ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई है। इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं, देखो ग्लोबल पॉलिटिक्स में पहले के अपेक्षाकृत यूएस की पावर जरूर डिक्लाइन हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि यूएस की जो डोमिनेंस है ग्लोबल पॉलिटिक्स में वो अब खत्म हो चुकी है। इमैनुअल वालरस्टीन की एक थ्योरी है वर्ल्ड सिस्टम की। इमैनुअल वालरस्टीन अपनी थ्योरी में ये बोलते हैं, देखो 3 तरह के देश हैं वर्ल्ड में। सबसे पहले कोर नेशंस। कोर नेशंस वो देश होते हैं जहाँ पर कैपिटा इनकम काफ़ी हाई होती है। ये देश काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड होते हैं, काफ़ी पहले यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका है, यहाँ पर स्किल्ड लेबर फोर्स मौजूद है। कोर नेशंस के एग्जाम्पल हैं यूएसए या फिर कुछ और डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज। उसके बाद पेरिफेरी नेशंस। पेरिफेरी नेशंस वो नेशंस हैं जहाँ पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा लो है, लेबर फोर्स काफ़ी लेस स्किल्ड है, और ये देश रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं, लेबर को एक्सपोर्ट करते हैं, और इन देशों में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। पेरिफेरी नेशंस में आप मान सकते हो अफगानिस्तान जैसे देश, ईरान जैसे देश, और सेमी पेरिफेरी नेशंस में वो देश आते हैं जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, चाइना। ये धीरे धीरे अब इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रही हैं, और इन देशों में कोर नेशंस के भी करेक्टरिस्टिक्स हैं और दूसरी तरफ पेरिफेरी नेशंस के भी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वालरस्टीन ने अपनी थ्योरी में ये कहा था कि अनइक्वल एक्सचेंज है कोर नेशंस के बीच और पेरिफेरी नेशंस के बीच। जो पेरिफेरी नेशंस हैं जैसे इजिप्ट, ईरान, अफगानिस्तान, जो गरीब देश हैं वो देखो रॉ मटेरियल और लेबर फोर्स सप्लाई करते हैं कोर नेशंस को, बदले में कोर नेशंस जो हैं वो रेडीमेड प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं पेरिफेरी नेशंस को। तो दोनों के बीच अनइक्वल एक्सचेंज है। कोर नेशंस और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं इस अनइक्वल एक्सचेंज की वजह से, और पेरिफेरी नेशंस और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। तो ये इमैनुअल वालरस्टीन की थ्योरी थी। इस थ्योरी का एग्जाम्पल देते हुए राइटर ये बोलते हैं, ऐसा लगता है पेरिफेरी नेशंस ने रिवोल्ट कर दिया है कोर नेशंस के अगेंस्ट, मतलब ईरान, अफगानिस्तान, इन देशों ने रिवोल्ट कर दिया है यूएसए के अगेंस्ट। इसके अलावा देखो वर्ल्ड में और भी इकोनॉमिक पावर्स इमर्ज होकर आ रही हैं, जैसे चाइना जो है वो जल्द ही यूएसए को डिस्प्लेस करके सुपर पावर बन सकता है। रशिया अपने आप को रीअसर्ट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये तो कतई नहीं कह सकते वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर है, मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स में यूएसए का डिक्लाइन हो चुका है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।